हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अन्य एग्जामिनेशन की। भारत सरकार के द्वारा तय किए गए लक्ष्य हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट सवालों को लिया गया है, वो भी डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के डिटेल वीडियोस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, हमारा पहला सवाल है, कालाजार, जिसे लिस्मेनियासिस भी कहते हैं, को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है 2023 तक, और ये लक्ष्य है भारत का। बात करें डब्ल्यूएचओ, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय किया गया लक्ष्य है 2030। तो भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही अपना ये लक्ष्य रखा है कि कालाजार को खत्म करने का। कालाजार होता क्या है, ये समझना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई भी सवाल न्यूज़ में होता है तो वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कालाजार का लक्ष्य ना पूछकर इसके इंटरनल पार्ट को एग्जाम में पूछ ले, साइंस सेक्शन के तहत। तो इसलिए आपको इसका थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता होना जरूरी है। कालाजार, ये को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ये एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है, जो कि प्रोटोजोआ से होता है। और ये किसके काटने से होता है? तो ये मादा फ्लेमोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से कालाजार का बीमारी होता है। इससे भारत सहित लगभग 100 से अधिक देश प्रभावित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सैंड फ्लाई। इसी के काटने के वजह से कालाजार होता है। और कालाजार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट्स को प्रभावित करता है, जैसे यकृत, लीवर, प्लीहा, बोन मैरो। बोन मैरो हमारे बोन्स के अंदर का पार्ट होता है। तो बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय इलाके में पाया जाता है। और देश भर के लगभग 54 जिले में कालाजार प्रभावित लोग पाए गए हैं। बात करें कि पूरे देश में सर्वाधिक केस कहाँ पर है, जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो बिहार में पूरे भारत का 33% कालाजार अकेले ही पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा बीमार लोग, कालाजार से प्रभावित लोग किस राज्य में हैं? बिहार में हैं। अगला सवाल हम देखते हैं कि भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये है मलेरिया का मच्छर, जिसे फीमेल एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। इसका लक्ष्य सरकार ने रखा है 2030 तक। तो मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने 2030 तक रखा है। बात करें कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। इस दिन को किस वर्ष से मनाया जाता है? 2007 से। 2023 की थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2023 में विश्व मलेरिया दिवस की थीम है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। भारत को टीबी मुक्त, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से संबंधित अन्य सवालों को भी हम कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो भारत के किस अभियान के तहत साल 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि टीबी को, भारत को टीबी मुक्त किया जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि आप करंट अफेयर्स का टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर आप कवर कर रहे हैं, तो उससे संबंधित सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर लें और सारे पॉइंट्स को आप पढ़ कर जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पढ़ के जा रहे हैं कि भारत का टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार का कब तक है, तो 2025 तक, क्या गारंटी है कि एग्जामिनर आपसे इतना इजी सवाल पूछेगा? क्योंकि टीबी आपके लिए न्यूज़ में है, तो वो टीबी से संबंधित अन्य सवालों को भी पूछ सकता है, जो कि टफ लेवल का सवाल में शामिल हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक के बहुत ही अंदर तक जाकर आप उसके सारे रेलेवेंट पॉइंट्स को कवर करें। तो इसीलिए अगर टीवी से संबंधित कोई भी सवाल अगर एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ सकता, क्योंकि इस सारे सवालों को इसमें मैंने कवर कर लिया। तो अब अगला सवाल ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। क्या है?
कि भारत का पहला टीबी मुक्त यूटी कौन सा बना है? यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। तो भारत का पहला टीबी मुक्त यूटी बना है लक्षद्वीप। और बाकी अगर भारत का पहला टीबी मुक्त जिला पूछा जाए तो ये है बडगाम जिला। किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में। ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है। भारत का पहला टीबी मुक्त यूटी लक्षद्वीप और टीबी मुक्त जिला बडगाम जिला, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम अगला सवाल देखते हैं जो कि है निक्षय योजना। निक्षय योजना किससे संबंधित है? तो ये टीबी से ही संबंधित है। तो टीबी के मरीजों को प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता देने हेतु यानी निक्षय योजना के तहत सरकार क्या करेगी? टीबी के मरीजों को प्रति माह 500 रुपए का सहायता देगी। बात करें कि भारत में टीबी के कितने प्रतिशत मरीज हैं, तो विश्व का कुल 26% टीबी मरीज हमारे भारत में है। अगला सवाल देखते हैं, एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। नौवां सवाल है, मवेशियों में फूट एंड माउथ रोग पाया जाता है, इसे खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है? तो 2025 तक रखा है। अगला सवाल है, सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य सरकार का कब तक है? तो 2023 तक है। पूर्वोत्तर राज्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। पूर्वोत्तर राज्य में है सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल होते हैं और पूर्वोत्तर राज्य आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इंडिया मैप में देखें तो ये वाला जो एरिया है ये पूर्वोत्तर राज्यों का एरिया है। तो अगर आप राज्यों से संबंधित किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप इंडिया मैप में या वर्ल्ड मैप में उस चीज़ को जरूर देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको समझने के लिए। तो ये एरिया जो है ये पूर्वोत्तर राज्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ब्रॉड गेज रूट्स का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या है? ब्रॉड गेज रूट्स जो होता है इसे दूसरे भाषा में हम बड़ी लाइन भी कहते हैं। बड़ी लाइन, ट्रेन की जो लाइंस होती हैं, रेलवे लाइंस जो होती हैं वो कुल 4 प्रकार की होती है। लेकिन हम बाकी के 3 लाइनों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी न्यूज़ में ब्रॉडगेज लाइन ही है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रॉडगेज रूट्स क्या होता है? वो रेलवे ट्रैक होता है जिसकी दूरी होती है 5 फीट 6 इंच के बराबर। जिसकी चौड़ाई, जिसमें 2 पटरियों की दूरी जो है 5 फीट 6 इंच की होती है, या फिर अगर एमएम में देखें तो 1.1676 एमएम की चौड़ाई होती है। तो इसे कहते हैं ब्रॉड गेज रूट। इसमें 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2023 तक। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। इसके लिए रेल मंत्रालय ने कितने करोड़ का खर्च करने का निर्णय लिया है? तो कुल 21,000 करोड़ खर्च करेगी। रेलवे की बात करें तो इस रेलवे में कुल 18 जोन है। और कुल ब्रॉडगेज मार्ग की बात करें कि कितने किलोमीटर में सरकार 100% विद्युतीकरण करेगी, तो कुल ब्रॉडगेज मार्ग है 64,689 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। यानी 2030 तक सबसे बड़ा हरित रेलवे उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य है ताकि 0% कार्बन एमिशन हो। भारतीय रेलवे की बात करें तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। इसी के वजह से सरकार नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, बहुत सारा अभियान कर रही हैं, बहुत सारे लक्ष्य बना रहे हैं। उसी में से एक लक्ष्य है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य। कब तक है? 2030 तक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। पहला देश, पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला और दूसरा में है चीन एंड यूएसए। ये भी जानकारी रखें कि अगर भारत तीसरा है तो पहला और दूसरा भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। अगला सवाल भी कार्बन उत्सर्जन से ही संबंधित है। भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है वर्ष 2070 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक?
2030 तक। ये दोनों सवाल में अंतर समझिए कि भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी शून्य बिल्कुल 0% कार्बन उत्सर्जन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य सरकार ने रखा है 2070 तक। बात करें कि कुल कार्बन उत्सर्जन में कमी 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070, 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य है 2030 तक। तो ये दोनों के अंतर को समझकर आप इन दोनों को याद करें। अगला सवाल देखते हैं। मुंबई में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2050 तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ भारत सरकार ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा है, वहीं मुंबई ने 2050 तक रखा है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में पहले भारत आगे रहता है या मुंबई। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो अब एथेनॉल क्या होता है और एथेनॉल से संबंधित प्रश्न भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बना है? तो ये बीपीएससी वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और बाकी यूपीएससी और अदर स्टेट लेवल वालों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये देश का पहला है और जब भी कभी पहला की बात हो तो वो अपने आप में सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बना है? बिहार के पूर्णिया में। आप बिहार भी याद रखें, पूर्णिया भी याद रखें। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस एथेनॉल प्लांट का निर्माण किसने किया है? तो ये भी याद रखें, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने। इथेनॉल जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? एल्कोहल होता है, ठीक है, जिसे हम ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीन फ्यूल? क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। अब बात करें कि इथेनॉल बनाते कैसे हैं और इथेनॉल को हम प्राप्त कैसे करते हैं। बात आता है कि इथेनॉल को हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिए, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे प्राप्त किया जाता है किससे? गन्ना से, मक्का से, गेहूं से। इन सब का जो वेस्टेज होता है, इससे जो स्टार्च निकलता है, तो इसी से बनता है इथेनॉल। बात करें कि कौन कौन सा देश इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें स्वीडन, कनाडा, ब्राजील, ये सब ऐसे देश हैं जो 60% तक के वाहन में इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा देश है? स्वीडन, कनाडा, ब्राजील, ये सभी देश इथेनॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल है, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सरकार द्वारा 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो बस सरकार वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रेफर कर रही है। तो 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि रोड पे चलने वाले गाड़ियों में से 30% वाहन हो जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हों। इससे जो सरकार का 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, उससे पूरा करने के लिए ही ये सारे योजनाएं, लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। तो ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगला सवाल है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है? तो 2030 तक। तो पहले तो आप ये समझ लें अक्षय ऊर्जा क्या होता है और सौर ऊर्जा क्या होता है। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जिसका क्षय नहीं होता। अक्षय का मतलब ही है जो समाप्त नहीं होता, जो मरता नहीं। तो वो प्राकृतिक स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका नवीकरण होता रहता है। तो ये ऊर्जा के स्रोत कहाँ से मिलेंगे? अक्षय ऊर्जा के स्रोत, इसका स्रोत है सूर्य। सूर्य है, इसके साथ में बिजली है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो इन ये सारे किसके स्रोत हैं? अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। मतलब वो प्राकृतिक स्रोत जिससे कंटिन्यू आपको ऊर्जा मिलता रहेगा, नवीकरण होता रहेगा। तो इसमें सरकार का क्या लक्ष्य है? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब इसी 500 गीगावाट में 280 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है सौर ऊर्जा का। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 280 गीगावाट सौर ऊर्जा।
यहाँ पे 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार का कब तक है? 2030 तक। तो ये दोनों एक ही सवाल के दो पहलू हैं, यानी 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसी अक्षय ऊर्जा के तहत ये सौर ऊर्जा भी है। तो ये दोनों लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। अक्षय ऊर्जा कुल कितना है? 500 गीगावाट और उसी के तहत सौर ऊर्जा कितना है? तो 280 गीगावाट। ये सारे कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के सवालों को एक साथ लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और एग्जामिनर आपसे सवाल वैसे ही पूछेंगे जहां आप कंफ्यूज हो, तो आप एग्जामिनर को ऐसा मौका दोगे ही क्यों? चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक है सरकार का? तो 2047 तक। 2047 तक इतना आत्मनिर्भर हो जाएगा कि किसी और देश पर ऊर्जा के लिए वो निर्भर ना रहे। 23वां सवाल है, एग्रीकल्चर में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल और शून्य डीजल का उपयोग का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। यानी 2024 तक सरकार चाहती है कि नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ही खेतों में जो भी इस्तेमाल होता है वो उसी के जरिए हो, डीजल का यूज ना हो। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य 2022 से कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो यहाँ आप 2022 भी याद रखें, 2024 भी याद रखें। अगर हो सकता है आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जाए कि किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक था और कितने वर्ष बढ़ाया गया, तो फिर यहाँ पर आपका पिछला टारगेट भी, लक्ष्य भी पता होना आवश्यक है सरकार का। तो 2022 से 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बात करें कि वर्ष 2016 में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन में आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम के लिए। तो वर्ष 2016 में किस समिति के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य की सिफारिश की गई थी? तो याद रखिएगा, अशोक दलवई समिति के द्वारा किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य की सिफारिश की गई थी। ये समिति का नाम आप याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अशोक दलवई समिति। अगला सवाल देखते हैं, जो कि आवास से संबंधित है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है? तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा था 2022 तक और अब कर दिया है 2 साल बढ़ाकर 2024 तक। तो वर्तमान में सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2024 तक आवास मुहैया कराने का ग्रामीण और शहरी लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे संबंधित हम समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे PMAYG के भी कहते हैं, इसके तहत लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आवास योजना अर्बन, इन दोनों के तहत सरकार ने 20 मिलियन पक्के घरों का लक्ष्य रखा था 2022 तक। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने अपना वर्ष भी 2 वर्ष बढ़ा लिया है 2024, तो इन्होंने अपना जो टारगेट है कुल घर बनाने का वो भी बढ़ा लिया है। कितना? 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। किस योजना के तहत? तो पीएम आवास योजना के तहत। अगला सवाल देख लेते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2016। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लक्ष्य आपका संबंधित है 2023-24 से। लेकिन ये योजना कब प्रारंभ हुआ, किस योजना के तहत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये डेट याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लीजिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण का पूर्व नाम क्या था? तो इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य, बस एकमात्र उद्देश्य है सभी के लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब लॉन्च हुआ? तो 25 जून 2015 को। ये दोनों डेट याद रखें, ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 और शहरी 25 जून 2015। अगला सवाल है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य सरकार का कब तक है? तो 2025 तक। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर के तहत सरकार सभी गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी, सभी गांवों में। इससे संबंधित ये योजना है घर तक फाइबर योजना, जो प्रारंभ कब हुआ था? 21 सितंबर 2020 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और कहाँ से हुआ था? तो बिहार राज्य से हुआ था।
अभी बिहार से संबंधित हमने ये बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी बिहार से संबंधित 2 सवाल इसमें देखने को मिले। एक तो घर तक फाइबर योजना प्रारंभ हुआ था बिहार राज्य से, और पहला देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बिहार के पूर्णिया से। अगला सवाल देखते हैं। हर घर नल से जल और स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है सरकार ने? 2024 तक। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लीजिए। हर घर जल योजना ये प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2019 को। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी योजना अगर 4-5 साल पहले भी प्रारंभ हुआ हो, लेकिन उसके लक्ष्य अभी वर्तमान से जुड़े हुए हैं, तो वो योजना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये योजना प्रारंभ तो हुआ था 2019 में ही, लेकिन इसका लक्ष्य निर्धारित है 2024 तक, तो ये जुड़ गया आपके करंट से। ये प्रारंभ किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। अब ये सवाल है 2022-23 का। क्या है कि 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है भारत में? तो गोवा। गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जहां हर घर जल की सुविधा प्रदान की गई है। और पहला यूटी की बात करें तो पहला यूटी बना है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। ये दोनों ये एक ही नाम है। ये दो नाम नहीं है, ये एक ही यूटी का नाम है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। अगला सवाल देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक रखा गया है। 32वां सवाल है। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है 2025 तक, और विश्व का तीसरा इकोनॉमी भारत कब बनने वाला है? तो 2030 तक बनने वाला है। 33वां सवाल है। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है सरकार ने, कब तक? तो ये भी 2030 तक का लक्ष्य है। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे टॉप 33 सवाल भारत के आगामी लक्ष्य से संबंधित। इसमें आप ध्यान रखें, मैंने एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से जितना पॉसिबल सवाल बन सकता था एक सवाल से, मैंने उतना कवर करवा दिया। तो एक बार फिर बोलूँगी, आप कभी भी वन लाइनर ना पढ़ें, उससे संबंधित जुड़े सारे पॉइंट्स को भी पढ़ें। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।